नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने एग्रीकल्चर के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप उनको सॉल्व करेंगे। विगत कक्षाओं में हमने आपको 1 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम 21वें क्वेश्चन से पढ़ना चालू करेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, कृपया पेन और कॉपी साथ में लेके चलें, क्योंकि जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन मैं पूछता जाऊंगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताने का प्रयास करें सभी बच्चे। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द, प्रश्न क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक लुक टू दी लैंड में दिया है ना? ये किया है ना, इसकी जगह क्या समझेंगे इसको आप? लुक टू दी लैंड में दिया। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द कौन से वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक लुक टू दी लैंड में दिया है? आपके सामने विकल्प 4 है। पहला विकल्प रुडोल्फ स्टेनर, ये रुडोल्फ स्टेनर है। ये रुडोल्फ क्या है? स्टेनर। इसको आप स्टेनर पढ़े, स्टेनर। ठीक, रुडोल्फ स्टेनर। ठीक, नेक्स्ट। दूसरा है अल्बर्ट, तीसरा है LA नॉर्थबर्न, और चौथा और अंतिम पीटर डिक्रेसेंज। बताने का प्रयास करें कि कौन सा इसका आपके हिसाब से आंसर हो सकता है। रुडोल्फ स्टेनर, अल्बर्ट, वॉल्टर नॉर्थबर्न या पीटर डिक्रेसेंज। इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर है सी। कौन सा? नॉर्थबर्न। ये जो रुडोल्फ स्टेनर है, रुडोल्फ स्टेनर, इसको बोलते हैं बायोडायनेमिक खेती का पितामह है। बायोडायनेमिक खेती, बायोडायनेमिक फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग जो होती है उसका पितामह किसे कहा जाता है? रुडोल्फ स्टेनर को। ये जो अल्बर्ट है, ये अल्बर्ट का क्या योगदान है? अल्बर्ट का योगदान ये है कि इसको प्रिंसिपल ऑफ क्या? प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग का पितामह कहा जाता है किसको? अल्बर्ट को। और आपके सामने है कौन? डिक्रेसेंजी, पीटर डिक्रेसेंजी। ये महत्वपूर्ण ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं क्या? फादर। क्या बोलते हैं बेटे इसको? फादर। किसका फादर? इसको फादर बोलते हैं किसका? एग्रोनॉमी का। किसका बेटे? एग्रोनॉमी का। इसको एग्रोनॉमी का पितामह कहा जाता है, इसे पीटर डिक्रेसेंजी। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। मृदा स्वास्थ्य वर्ष कौन से वर्ष घोषित किया गया है? मृदा स्वास्थ्य वर्ष कौन सा वर्ष है? प्रश्न ये है कि निम्न जो ऑप्शंस है इसमें मृदा स्वास्थ्य वर्ष के नाम से किस वर्ष को जानते हैं? 2014, 2015, 2020 और 2021। एक बार ऑप्शंस देखें और बताने का प्रयास करें। 2014, 15, 2020 या 21। देखिए इसका अगर हम आंसर लेके चलें तो इसका राइट आंसर कौन सा बेटे? इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है। वो क्यों है वो आप देखें एक बार, कि वर्ष 2014 में FAO, फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कहां पे स्थित है? जो कि रोम इटली में स्थित है। कहां पे बच्चों? रोम इटली, इटली में स्थित है। इसने 2014 को किस रूप में घोषित किया? मृदा स्वास्थ्य वर्ष के रूप में इसे घोषित किया।
किस रूप में? मृदा स्वास्थ्य वर्ष। इसको सॉइल हेल्थ ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? सॉइल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सॉइल, सॉइल हेल्थ ईयर, इसको सॉइल हेल्थ ईयर भी कहते हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। किसे? 2014। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है मृदा स्वास्थ्य वर्ष। मृदा स्वास्थ्य कार्य के संदर्भ में सही कथन नहीं है। प्रश्न देखें एक बार, किसके संदर्भ में? मृदा स्वास्थ्य कार्य के संदर्भ में सही कथन नहीं है। विकल्प पहला, इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई है। दूसरा, इसकी थीम स्वस्थ धरा खेत हरा, इसकी थीम। तीसरा विकल्प है, इसमें द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार देखें और आंसर देने का प्रयास करें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, बताएं सभी बच्चे, एक बार बताने का प्रयास करें। देखिए, ये मृदा स्वास्थ्य जो है, पहले इसका आप आंसर देख लें। इसका राइट आंसर कौन सा है? सही कथन नहीं है। इसमें आपसे गलत कथन पूछ रहा है। क्या पूछ रहे बेटे हो? गलत कथन, कि सही कथन नहीं है। देखो, इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई, बिल्कुल राइट कि इसकी शुरुआत इस दिन हुई है। दूसरा, इसकी जो थीम है, जब इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई, उस समय जो इसकी थीम निर्धारित की गई, वो थीम क्या थी? स्वस्थ धरा और खेत हरा। इसकी थीम थी स्वस्थ धरा और खेत हरा। स्वस्थ धरा मतलब धरती क्या हो? स्वस्थ हो। धरती कैसी हो? स्वस्थ। मैं बताऊंगा इसको स्वस्थ धरा क्यों नाम रखा है। धरती स्वस्थ होगी तो हमारा खेत भी क्या होगा? हरा होगा। ठीक है ना? धरती स्वस्थ कब होगी? जब उसकी हम जांच करेंगे, जब हमारी सॉइल स्वस्थ होगी। क्या होगी? स्वस्थ। इसलिए इस सॉइल स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनाया गया है, उसका जो थीम है इसलिए रखी है कि हमारी धरती स्वस्थ होगी, हमारी मृदा स्वस्थ होगी तो हमारी उपज भी अधिक होगी, हमारा खेत भी हरा रहेगा। नेक्स्ट, इसमें द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। कैसे ही? नहीं, ये गलत है। द्वितीयक पोषक तत्व नहीं, इसमें सभी पोषक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। मतलब मिट्टी में मौजूद सभी पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो, सभी पोषक तत्वों की हम जांच कर सकें, इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई थी। कब? 19 फरवरी 2015 को। और इसकी थीम क्या रखी थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा? सी। कौन सा आएगा बच्चों? सी। देखो, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जानकारी के लिए, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। देखो, हमने अभी पुरानी स्लाइड में देखा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य वर्ष कब घोषित किया गया था बच्चों? 2014 में। कब? 2014 में। किसने किया था इसको घोषित? तो सॉइल हेल्थ कार्ड है। ये घोषित करने वाला कौन था? ये घोषित किया था FAO। किसने? FAO, फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको घोषित किया था। इसके बाद भारत सरकार ने वर्ष, कब? वर्ष, इसके बाद भारत सरकार ने वर्ष 2015 में, कब? 2015 में 19 फरवरी 2015 में एक स्कीम चलाई, एक योजना चलाई, जिसका नाम क्या रखा? ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या नाम रखा बेटा उसका? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसको बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो इसके लिए शॉर्ट क्या लिखेंगे बच्चों? इसके लिए लिखेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये इसका शॉर्ट बनेगा, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा। ठीक है,
तो ये इसका राइट आंसर था। आगे चले अपन, आगे चलते हैं। इसको आप उतारते रहें, जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, जो साइड में लिख करके या क्वेश्चन के नीचे लिख करके, उसको आप तुरंत लिखते रहें। ऐसा नहीं हो कि आप बैठे रहें, ऐसे बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं, साहब नृत्य हो रहा है और हम उसका आनंद ले रहे हैं। जो लिखाया है उसको समझे और उसको पढ़ते हुए चलें, ठीक है ना भाई। टीचिंग की क्लास है तो अपन को टीचिंग के बारे में ही बात करें, अपन इधर उधर की बात करने से क्या फायदा है ना। आपका वैसे भी एग्जाम टाइम नजदीक है, तो एग्जाम की जरूरत को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थित है? इसमें जगह दे रखी है सिक्किम, गाजियाबाद यूपी, हापुड़, नेक्स्ट कसाब। बताने का प्रयास करें, सिक्किम, गाजियाबाद, हापुड़ और कसाब। सभी बच्चे प्रश्न को देखें और इसका आंसर लगाने का प्रयास करें। ये सब आपके बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं, हम लोग कहीं बाहर से नहीं ला रहे हैं। ये आपकी जो 12वीं की, जो आपकी आरबीएससी की बुक है ना, इसकी 12वीं की आरबीएससी, उस आरबीएसई की बुक से हम लोग ये लेके चल रहे हैं। किस कौन सी कक्षा की? 12वीं, ये मान के चलें आप, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, सिक्किम, गाजियाबाद यूपी, हापुड़ या कसाब। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आएगा? गाजियाबाद यूपी। कौन सा बेटे? गाजियाबाद यूपी। इसका बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, प्रश्न सुनना, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थित है? गाजियाबाद यूपी। और जो सिक्किम है ये क्या है? ये सिक्किम मेरे प्यारे बच्चों पहला, क्या? पहला जैविक, पहला जैविक, आगे राज्य, पहला जैविक राज्य। सिक्किम क्या है प्यारे बच्चों? सिक्किम पहला जैविक राज्य, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, पहला जैविक राज्य। किसे कहते हैं? सिक्किम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे, इसका आप ध्यान रखें और इसको ऐसे कैसे नोट डाउन करते रहे। आगे चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पे है और इसका आंसर देने का प्रयास करें। भारत में कितने प्रतिशत, ये प्रतिशत प्यारे बच्चों क्या है? ये प्यारे बच्चों परसेंट में है। ये कितने प्रतिशत, ऐसे कितने प्रतिशत मृदाओं में ये है, इसको हम क्या लिखेंगे? जिंक। ये दे नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है प्यारे बच्चों। कितने परसेंट मृदाओं में जिंक की कमी है? दोबारा पढ़े प्रश्न को, भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जिंक की कमी है? इसका ऑप्शन फर्स्ट है 47, सेकंड 11.5, थर्ड 50 और फोर्थ 4.8। इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपके सामने है, बिल्कुल कहीं घूमने की आपको आवश्यकता नहीं है। कौन सा? 47%। भारत की 47% मृदाओं में सूक्ष्म तत्व कौन सा? जिंक, इसकी कमी पाई जाती है। 47% ताजुब करोगे आप। 47% सॉइल अपने जो हिंदुस्तान में है, जैसे कि 100% है, आपको मैं आंकड़ा बना के दिखाता हूं, ये 100% है, ठीक है। इस 100% में से 100% में से इसको दो भागों में बांटते हैं हम, 50-50%, ठीक। और ये हमारा हो गया थोड़ा सा 47%, ठीक। ये जो ऊपरी भाग है, ये जिसमें लाइन खींच रहा हूं मैं, ये हमारी पृथ्वी है। और जिसमें मैं कुछ बना रहा हूं ना, ये इतनी मृदा में किसकी कमी है? जिंक की कमी है। इतनी मृदा में, देख लो आप, इतना महत्वपूर्ण एलिमेंट है ये। और तत्व कौन सा है? ताजुब करोगे आप, कौन सा? सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व है। कौन सा तत्व है? सूक्ष्म तत्व। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सम्मान देते हुए क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आज का, आप पढ़ते रहें, साथ के साथ याद करते रहें और पुराने क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आपने आज पढ़ा उसको कल नहीं देखा, नहीं, उसको रिवाइज करते रहो और क्लास को शेयर भी करते रहो साथ साथ दोस्तों के पास, कि खुद ही ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। ज्ञान ऐसी चीज है बेटा, है ना, इसको जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। ये आप समझते हो कि उस ज्ञान को मैं 4 दीवार में
ये अपनी किताब में कैद करके रख लूँ, वो संभव नहीं है। इसको जितना डाइवर्ट करोगे आप, जैसे मेरा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरा बढ़ ही रहा है ज्ञान, आप अपना ज्ञान अपने से कमजोर विद्यार्थी को दोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, है ना। आप अपने से जो कमजोर विद्यार्थी है ना, वो हर क्लास में रहते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी रहते हैं और कमजोर बच्चे भी रहते हैं। तो अपने दोस्तों में देखो, जो अपने फ्रेंड सर्किल में है, चाहे बालक हो या बालिका, कि भाई मेरे से कमजोर कौन है, चाहे छोटी बहन हो, क्या दिक्कत है उसमें, या बड़ा भाई हो, भाई बड़ी बहन हो जो अपन से कमजोर हो, उसको अपना स्टूडेंट बना लो और उसको पढ़ाओ आप कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, तो आपको ऑटोमेटिक वहीं आपका 50% से ऊपर रिवाइज हो जाएगा। बस क्या दिक्कत है, बाकी का आप रट लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना है। अब इसकी स्थापना कब की गई है? स्थापना की गई है, स्थापना की गई है प्यारे बच्चों, स्थापना की गई है। ठीक है, इस पूरा सेंटेंस है, स्थापना की गई है। दोबारा पढ़े प्रश्न को। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, आपके सामने ये शब्द आ रहा है, ठीक है ना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की जो है वो कहां स्थापित है, सॉरी इसकी स्थापना कब की गई है, यहां पे वर्ष पूछा जा रहा है कि स्थापना इसकी कब की गई है। विकल्प 1972, 1985, 1965, 1969। बताने का प्रयास करें कि कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई है। सभी बच्चे एक बार बताएं, कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करें। चलिए आप बता देना, ठीक है। मैं इसका राइट आंसर आपके सामने क्लिक कर देता हूं। इसका राइट आंसर है 1972, 1972। कब? 1972, 1972, ध्यान रखना वर्ष का, 1972। ठीक है, 1972 में किसकी स्थापना की गई है? इसकी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? आईफॉर्म, जिसको शॉर्ट में आईफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। इसका ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि पूरा ही लिखा है आपके सामने ऐसे कैसे, नहीं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसको आईफॉर्म बोलते हैं। इस आईफॉर्म का विस्तृत रूप ये है, इसकी पूरी फॉर्म आपके सामने प्रश्न में दी गई है, ठीक है। 1972। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, चले आगे, चलिए प्यारे बच्चों। गोबर की खाद में, किसमें प्यारे बच्चों? गोबर की खाद में। गोबर की खाद में ये 6 नहीं है, ठीक है। गोबर की खाद में इधर आएगा नाइट्रोजन, क्या आएगा? ऐसे नाइट्रोजन प्रतिशतता है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन प्रतिशतता है 1.5%, 0.1, 0.5, 0.25। इसे बता देंगे आप आराम से, इसका कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। उम्मीद करता हूं अगर आप 12वीं एग्रीकल्चर से हैं तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं। चलिए इस बहाने से अपन 1-2 चैप्टर और पढ़ लेते हैं इसी के साथ साथ, ठीक है, तो वो भी थोड़े क्लियर हो जाएंगे। ठीक, देखने का प्रयास करें सभी बच्चे। गोबर की खाद, गोबर की खाद का अन्य नाम क्या है? गोबर की खाद को हम किस नाम से जानते हैं? गोबर की खाद को हम प्यारे बच्चों FYM के नाम से भी जानते हैं, जानते हैं ना, किस नाम से? FYM के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर। क्या बोलते हैं बच्चों? फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको शॉर्ट में FYM भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हम अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू देखेंगे, इसके अंदर अगर हम पोषक तत्व, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम नाइट्रोजन या इसके अंदर हम NPK का अनुपात देखेंगे तो क्या आएगा? इसके अंदर NPK का जो अनुपात है वो आपके सामने आएगा स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, देखें एक बार। इधर NPK का अनुपात, नाइट्रोजन 0.5, फास्फोरस 0.25 और पोटेशियम 0.5। ये सब प्रतिशत में है, इसमें सभी ये प्रतिशत में। आपसे क्या पूछा जा रहा है? FYM, FYM में कौन सा आपसे एलिमेंट पूछा जा रहा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कौन से विकल्प में आ रहा है? तो नाइट्रोजन प्यारे बच्चों आ रहा है विकल्प सी, विकल्प सी, ठीक है ना, विकल्प सी। और ये
कौन सा एलिमेंट है? ये आपके फास्फोट एलिमेंट है, फास्फोरस एलिमेंट है, FiM का फास्फोरस इतना होता है। और ये जो है ये कौन सा है? ये नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। कौन सा राइट आंसर इसका बेटे? सी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बताइए, आप निवासी कहाँ के हैं? राजस्थान के? सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो उनका नेटिव प्लेस या जन्म स्थान कहाँ का है? राजस्थान का है, तो शायद आप इसका आंसर बता सकते हैं। आउट ऑफ राजस्थान के बच्चों को थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो, बाकी जो लोग राजस्थान के हैं वो बता सकते हैं इसका आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है ना? ये प्रश्न मान के चलो कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों को तो आना चाहिए, जो 12वीं में पढ़ रहा है। 12वीं के स्तर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में किस प्रकार के केंचुए की स्पीसीज सबसे उपयुक्त है? राजस्थान में किस प्रकार के केंचुए की स्पीसीज सबसे उपयुक्त है? पहली बात तो इस प्रश्न की महत्वता को समझो। ये प्रश्न स्कूल लेक्चरर सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में 2022 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पहली बात तो आप ये कंसेप्ट करें। स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट, स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट की जो 2022 में लगी है एग्रीकल्चर वाले पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो अब बताने का प्रयास करें इसका आंसर क्या होगा। कौन सी स्पीसीज काम मिलेंगे? पहला है फेरेटिमा इनकोगेटा, है ना, फेरेटिमा इलोग्नेटा। दूसरा आइसिनिया होइटिडा। तीसरा है आर्वे शिकोला। और चौथा है उपयुक्त सभी। कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने है विकल्प बी। कौन सा है? विकल्प बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन देखें बेटे। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे पढ़ाई में ध्यान दें। देखो वैसे भी अभी आप जनवरी क्रॉस कर चुके हैं, फरवरी का महीना बचा है, और फरवरी के लिए एक कहावत है कि जनवरी गुजरती है रजाई में और फरवरी फुर। अब आपके पास फरवरी बच रही जो प्रैक्टिकल्स निकलेगी, मार्च का महीना बच रहा है तो वो आपके एग्जाम्स लगेंगी। तो जो ये समय निकल रहा है ना, ये 10-15 मिनट, इस समय को आप यूटिलाइज करो, इस समय का सदुपयोग करो, जितना हो सके आप टाइम का मैनेजमेंट करो। ठीक है, क्लास में डाल दूंगा टाइम मैनेजमेंट की, भाई किस हिसाब से आपको 12वीं के बच्चे को टाइम मैनेज करना चाहिए। अभी आपका इतना अच्छा सिटिंग पावर है, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आपके सामने कोई घर का काम काज नहीं है, कोई परिस्थितियां नहीं है, शादी ब्याह नहीं हुए, तो आप आराम से काम पढ़ सकते हैं। केवल आपका एक ही काम है, वो है पढ़ाई। और मेरे हिसाब से पढ़ाई के अलावा दूसरा काम आपको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु फर्न के साथ सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके बाद इसका आंसर देने का प्रयास करें। देखो, कौन सा जीवाणु फर्न के साथ, किसके साथ? फर्न के साथ सहजीवी, किस रूप में? सहजीवी के रूप में किसका क्या कर रहा है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। देखो 3 शब्द आए इसमें मूल, पहला फर्न, दूसरा सहजीवी, तीसरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सा जीवाणु फर्न के साथ सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? अब इसका राइट आंसर आप देखो, राइजोबियम, एरिस्टोबैक्टर, एनाबिना, क्लोस्ट्रीडियम। लगा दूंगा सहजीवी, सिम्बायोटिक। कौन सा है? फर्न के साथ बताने का प्रयास करें। देखिए पहले समझे, फर्न किसे कहते हैं? फर्न, आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, किसका? किसका प्यारे बच्चों? एजोला। किसका? एजोला का नाम सुना है आपने? जी हाँ सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन ले। कौन सा? एजोला। एजोला को ही क्या बोलते हैं? वाटर फर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर फर्न। तो ये फर्न क्या है? एजोला। अब समझो कि एजोला के साथ सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब तो बता दो इसका आंसर, बताओ एजोला के साथ कौन सा ऐसा इसमें जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जो जुड़ करके और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आपके सिलेबस में है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु आपके सामने है। देखिए इसका राइट आंसर है सी। कौन सा है? सी। देखो क्यों है, अब देखना एक बार इसको।
देखने का प्रयास करना बच्चों। चलिए, राइजोबियम, राइजोबियम किसमें पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है सभी दलहनी फसलों में। किसमें? दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में किसमें पाया जाता है? दलहनी फसलों में। बात करेंगे एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर किसमें मिलेगा बेटे? ये मिलेगा मक्का, गन्ना और गेहूं। ठीक है, मक्का, गन्ना, गेहूं। ये क्या इसका उपयोग हम कृत्रिम रूप से कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका हम कृत्रिम रूप से उपयोग करते हैं, नॉन सिम्बायोटिक है ये असहजीवी है। राइट आंसर इसका ये। क्लोस्ट्रीडियम क्या है? ये एक पशुओं में बीमारी फैलाने वाला कारक है, पशु रोगाणु, रोगाणु कारक, पशु रोगाणु कारक, ये पशु रोगाणु कारक है। एक बार उतारे इसको आप, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि ये एक्चुअल में इसी चीज क्या है। ठीक है, आप उतार लेना, मैं एक बार इसको आपको डिटेल में थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, समझना आप एक बार इसको। देखिए, इसको थोड़ा सा इधर हम समझ रहे हैं बेटे। देखो, सहजीवी, सहजीवी का मतलब क्या होता है? साथ में जीवन। कैसे जीवन? साथ में जीवन। वर्तमान में सीजन चल रहा है शादी विवाह चल रहा है ना, तो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? वो सहजीवी हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जीवन यापन करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सहजीवी मतलब साथ में जीवन, साथ में जीवन मतलब क्या होता है कि जन्म, जन्म और जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु दोनों क्या होंगी? साथ साथ। जन्म भी साथ तो मृत्यु भी साथ। ये तो होता है सहजीवी। सहजीवी मतलब साथ में जीवन यापन करना। होता है कि आप एक दूसरे के, शादी की बात बोलते हैं ना, कि आप एक दूसरे के सहजीवी हैं, आप एक दूसरे के जीवन के साथी हैं, आप जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। जिनका अनुभव है वो जानते ही है कि साथ फेरे लेते हैं, कि आपको कहीं भी घर से बाहर जाएंगे तो बता के जाना पड़ेगा पत्नी से, और पति से कहते हैं भाई आपको, पत्नी से कहते हैं कि पति को बता के जाना पड़ेगा। आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो पत्नी को साथ में लेके जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो सब कहते हैं, लेकिन आजकल होता कुछ और है, आप सब जानते हैं। ठीक है, हम समझेंगे इसको। साथ में जीवन, जन्म साथ और मृत्यु साथ, इसको हम जोड़ेंगे हमारे सब्जेक्ट से। देखो, निम्न में से ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसका जन्म पौधे के साथ होता है और मृत्यु भी पौधे के साथ? उसमें आता है राइजोबियम। कौन सा आता है? राइजोबियम। कैसे? जैसे हम बात करें चना, किसकी बात करेंगे? चने की। तो चने में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, जो वो बैक्टीरिया है, उसका निर्माण कब होता है? चने के साथ। जैसे ही चने की फसल हम ग्रो कराएंगे, चने की फसल उगेगी, उसी के अंदर, जड़ के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, रूट नोडुल्स। जड़ के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु जब तक पौधा रहेगा तब तक तो रहेगा जीवित। पौधा डेड, जीवाणु भी डेड। ठीक है, पौधा डेड तो जीवाणु भी डेड। इसका मतलब क्या है कि राइजोबियम जो है ये सहजीवी तो है। क्या है? सहजीवी। लेकिन इसको कृत्रिम रूप से पौधे में नहीं डाल सकते। इसको आर्टिफिशियल हम डालना चाहें कि जैसे हमने गेहूं की फसल में भाई हम राइजोबियम पाउडर डाल दें, नहीं डाल सकते, वो हम नहीं डाल सकते। ठीक है ना, क्योंकि ये इनबिल्ट है, ये पहले से सहजीवी है। बात करेंगे दूसरे की, कौन सा? एजिटोबैक्टर। इसको आप लिख लेना बेटा ऐसे कैसे, आप क्लास को बैक करके और इसको ऐसे कैसे लिख लेना। एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर को हम डाल सकते हैं, किस रूप में होता है? एक तो एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम, एक होता है एजोस्पाइरिलम, एक ये होता है। ठीक है, इन दोनों को हम, ये जो दोनों होते हैं ना, इनको अलग अलग हम कृत्रिम रूप से खेत में डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल इसको हम डाल सकते हैं, कल्चर पाउडर के रूप में डाल सकते हैं, जिसका अगला क्वेश्चन अपना है, उसके बारे में बात करेंगे। और एनाबीना, ठीक है ना, ये इसको हम कृत्रिम रूप से डाल सकते हैं, लेकिन ये भर्ण के साथ सहजीवी नहीं है। किसके साथ? भर्ण के साथ, ध्यान रखना, ये असहजीवी है, इसको कृत्रिम रूप से हम डाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये सहजीवी नहीं है, ये क्या है? सहजीवी नहीं है। और दूसरी बात, भर्ण के साथ नहीं जुड़ता। ठीक है, अब कौन सा बचा हमारा अंतिम?
जिसके बारे में हमने राइट आंसर लगाया है एनाबीना। इसको समझो आप, एनाबीना। वाटर फर्न जो है, वाटर फर्न जिसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जिसको हम एजोला कह सकते हैं। जो एजोला है ये किसके साथ जुड़ता है? ये जुड़ता है बेटियों बीजीए के साथ। किसके साथ? बड़ा बी, बड़ा जी, बड़ा ए, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। आपने नाम सुना होगा, नील हरित शैवाल, नाम सुना इसका? जी हाँ, इसी से जोड़ते हैं नील हरित शैवाल और बीजीए, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसको, इसका एक नाम और है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? साइनोबैक्टीरिया। दूसरा नाम इसका ये भी है, ध्यान रखना, फिर विकल्प में बीजीए ना आकर के साइनोबैक्टीरिया आ जाए तो भी सही है, ठीक है। दूसरा नाम इसका ये है। तो एजोला बीजीए के साथ जुड़ करके क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ध्यान रखना, मृदा के अंदर धान के खेती में, विशेष तौर से किसमें? धान के खेत में क्या होता है? एजोला बीजीए के साथ जुड़कर या एजोला नील हरित शैवाल के साथ जुड़ करके और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में स्थानांतरित करता है, मिट्टी में फिक्स करता है, मिट्टी में स्थिरीकरण करता है, ठीक है। और इस बीजीए की एक जो हम बात करेंगे उदाहरण है, वो कौन सा है? एनाबीना। ये बीजीए का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है एनाबीना। दूसरा नॉन स्टॉक, दो है, एक तो एनाबीना और एक नॉन स्टॉक। नॉन स्टॉक ये दो हैं, एक तो एनाबीना है और दूसरा नॉन स्टॉक का। तो एक विकल्प यहाँ पे आपके सामने आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा गलत नहीं है। इसको आराम से आप देखना ठंडे दिमाग से, तब समझ में आएगा कि फर्न क्या है? एजोला। एजोला जुड़ता किससे है? बीजीए से। बीजीए का हिंदी में नाम क्या है? नील हरित शैवाल। इस बीजीए को और क्या कह सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया। एजोला और साइनोबैक्टीरिया दोनों जुड़ करके मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब जो बीजीए है उसी का एक बैक्टीरिया कौन सा है? एनाबीना, और दूसरा नॉन स्टॉक, ठीक है ना। तो ये इस बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जीवाणु है जो फर्न के साथ अर्थात एजोला के साथ जुड़कर सहजीवी के रूप में, सहजीवी मतलब जीव के साथ जुड़कर क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कौन सा? एनाबीना। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए बताने का प्रयास करें सभी बच्चे। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर, एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितने केजी बीज उपचारित कर सकते हैं? कितना केजी सीड को हम ट्रीट कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से? 15 से 20 केजी, 10 से 12 केजी, 25 से 30 केजी या 35 से 40 केजी? आपके सामने विकल्प है, बताने का प्रयास करें सभी बच्चे। एक बार इसका आंसर दें या फिर इसका आंसर कल दोगे, बताओ। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को मैं छोड़ दूं ताकि कल आप इसका किताबों से ढूंढ करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलो कोई नहीं, कल से प्रयास करेंगे, आज तो अपन पूरे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक पैकेट राइजोबियम जो कल्चर है वो कर सकता है 10 से 12 केजी बीज को उपचारित। कितने बीज को? 10 से 12 केजी बीज को। वैसे कल्चर पाउडर जो होता है इसका वेट कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, राइजोबियम जो कल्चर पाउडर होता है, इस कल्चर का जो पैकेट होता है उसमें एक पैकेट का वजन, क्या? एक पैकेट का वजन कितना होता है प्यारे बच्चों? 200 ग्राम। कितना होता है? 200 ग्राम। एक पैकेट का वजन कितना होता है? 200 ग्राम। और इस राइजोबियम जो कल्चर है, इस राइजोबियम कल्चर का कलर कैसा होता है? तो इस राइजोबियम कल्चर का रंग, क्या बेटे? इसका रंग, राइजोबियम कल्चर का जो रंग है वो कैसा होता है? इसका रंग होता है बच्चों काला। कैसा होता है इसका रंग बच्चों? काला। ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। राइजोबियम पैकेट का वजन 200 ग्राम और राइजोबियम का जो कल्चर होता है उसका रंग काला। एक पैकेट मतलब 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से हम कितना ट्रीट कर सकते हैं? सोइल बीज कितना उपचारित कर सकते हैं? 10 से 12 केजी बीज। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, और क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना आप नहीं भूलें, उम्मीद करता हूं। और जुड़े रहें हमारी क्लासों से, रेगुलर क्लास लेते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, दीजिए इजाजत।
नमस्कार, जय हिंद।